हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन्स। और आज हम बात करने वाले हैं भारती मुखर्जी की नॉवल डिज़ायरेबल डॉटर्स के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें भारती मुखर्जी के बारे में और इस नॉवल डिज़ायरेबल डॉटर्स के बारे में भी। दोस्तों, भारती मुखर्जी एक इंडियन अमेरिकन ऑथर थी जो अपनी राइटिंग्स के लिए जानी जाती थी, जो प्राइमरली इमिग्रेशन, आइडेंटिटी और इंडियन अमेरिकन एक्सपीरियंस पे फोकस करती थी। उनकी कहानियाँ और नॉवेल्स में कल्चरल एसिमिलेशन, डिसलोकेशन और सेल्फ री इन्वेंशन दिखाई देता है। मुखर्जी अपने काम में ईस्ट वेस्ट के कल्चर को क्लैश करती थी, एक्सप्लोर करती थी, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने देश से निकलकर नए वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं द टाइगर्स डॉटर, एक नॉवल है जिसमें उन्होंने एक इंडियन अमेरिकन वुमेन की जर्नी को एक्सप्लोर किया है। इसके अलावा उनके नोटेबल वर्क जो रहा है वो है जैस्मिन और डिज़ायरेबल डॉटर, जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये नॉवल भी इमिग्रेंट एक्सपीरियंस, फैमिली डायनामिक्स और जेंडर रोल्स पर फोकस करती है। भारती मुखर्जी की राइटिंग डायरेक्ट, पावरफुल और इमोशनली इम्पैक्टफुल थी। उन्होंने अपनी नॉवेल्स में कॉम्प्लेक्स इमोशन को बहुत डेप्थ से एक्सप्लोर किया है, खासकर अपने कल्चरल रूट्स और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बीच की टेंशन को। उन्हें कई लिटरेरी अवार्ड्स और ऑनर्स मिल चुके हैं और उनका काम अभी भी इमिग्रेशन और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट में शुमार है। दोस्तों, भारती मुखर्जी की ये नॉवल डिज़ायरेबल डॉटर्स उन्होंने पब्लिश करी थी 2002 में, जिसके थीम आइडेंटिटी और कल्चर कन्फ्लिक्ट है, जेंडर और पावर है, इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है और फैमिली और मेमोरी है। चलिए इस नॉवल को समझते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं ताकि आपको कहानी और भी अच्छे से समझ में आए। कहानी के पहले कैरेक्टर जिससे हम बात करने वाले हैं वो है मिस्टर बासु, जो कि 3 बेटियों के फादर हैं, जिन्हें बाबा कहकर वो रिस्पेक्ट से बुलाती भी हैं। और उनका एक कंट्रोल और ट्रेडिशनल माइंडसेट है। और वहीं पे उनकी जो डॉटर्स है वो कुछ इंडिपेंडेंट ख्यालों वाली है। उनकी वाइफ है मिसेस बासु, जिन्हें वो माँ कह के बुलाती हैं वो बेटियाँ। मिसेस बासु भी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ मेंटेन करती हैं और बिलीव करती हैं, और फैमिली के डायनामिक्स में उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब बासु फैमिली की जो 3 बेटियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहली है जो सबसे बड़ी है, उसका नाम है पार्वती, जिसको पीकू भी बोला गया है, और वो इस नॉवल की प्रोटोगोनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। वो एक फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट है यूएसए में। पीकू पार्वती एक इंडिपेंडेंट लड़की है, लेकिन उसकी फैमिली का बैकग्राउंड और ट्रेडिशन उसकी लाइफ डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। मतलब कि जो उसकी सोच है वो इंडिपेंडेंट वाली है, लेकिन उसकी जो फैमिली है उसके कुछ रिजिड ट्रेडिशंस हैं, कुछ माइंडसेट्स हैं जो पार्वती की अपनी लाइफ, जो उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। वो डिसीजन, वो माइंडसेट्स, वो ट्रेडिशन, वो बैकग्राउंड जो उसकी फैमिली फॉलो करती है। बासु फैमिली की दूसरी बेटी है मुक्ति, जो कि पीकू की पार्वती की छोटी बहन है, जो ज़्यादा ट्रेडिशनल है और कैलकाटा में रहती है। मुक्ति फैमिली और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के बीच स्ट्रगल करती है। और तीसरी बेटी है बासु फैमिली की, वो है तिथि, जो कि यंगेस्ट डॉटर है बासु फैमिली में। तिथि एक रेबिलियस है और अपनी फैमिली के नॉर्म्स को चैलेंज करती है। मतलब कि वो ट्रेडिशनल और जो फैमिली के जो कुछ माइंडसेट्स हैं वो उसके थोड़े अगेंस्ट है। नेक्स्ट करेक्टर है राजन, जो कि पीकू के पास का एक करेक्टर है जो स्टोरी में कुछ टेंशन्स लाता है। इसके अलावा है जय, जो कि पीकू का, पार्वती का हस्बैंड है, जो पीकू के इमोशनल जर्नी का एक सेंट्रल पार्ट है। और फिर है उजल, जो कि एक बंगाली बिजनेसमैन है,
जो बासु फैमिली से कनेक्टेड है और उसका रिलेशनशिप जो कि उनकी बेटियां हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। चलिए अब कहानी को समझते हैं। नॉवल की शुरुआत होती है कैलकाटा से, इंडिया से, और बाद में न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो जाती है। ये स्टोरी कुछ डेकेड्स के दौरान चलती है और बासु फैमिली की 3 डॉटर्स के एक्सपीरियंसेस को दिखाती है। इनमें से ज़्यादा फोकस पार्वती पर है, जो अपनी फैमिली, स्पेशली अपने फादर, मदर और सिस्टर्स के साथ एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप फेस करती है। शुरुआती सालों में ये फैमिली डायनामिक्स को दिखाती है। इस एक्ट में बासु फैमिली के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को दिखाया गया है, खास करके पीकू मतलब पार्वती और उसके फादर बाबा के बीच की टेंशन्स को। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मिस्टर बासु हैं वो कैलकाटा में रहते हैं और एक रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल फिगर हैं कैलकाटा की। उनके कुछ ट्रेडिशनल और माइंडसेट हैं जो वो रखते हैं और उनकी जो बेटियां हैं उनकी ज़िंदगी पे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कि जो कुछ भी होगा वो इनके हिसाब से होगा, इनका ये मानना है। वहीं पे जो पीकू है उसको इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन उसके जो बाबा हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। इसकी वजह से दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। पीकू जो सबसे बड़ी बेटी है अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ना चाहती है, लेकिन बाबा को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। पीकू एक मॉडर्न और इंडिपेंडेंट वुमेन है जो अपनी खुद की राह बनाना चाहती है। वहीं पे उसके जो बाबा हैं वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, मुश्किलें बढ़ा रहे हैं उसकी। पीकू के अलावा जो दूसरी डॉटर है मुक्ति और तिथि जो यंगेस्ट डॉटर है, उनके रिस्पॉन्सेस अलग हैं। मुक्ति थोड़ी ट्रेडिशनल है और कैलकाटा में रहती है, जबकि तिथि भी अपने फादर की अथॉरिटी को चैलेंज करती है, लेकिन उसकी अप्रोच भी अलग है। ये शुरुआती सालों में इस नॉवल के दिखाया गया है। ये दिखाते हैं कि जो बाबा हैं, जो मिस्टर बासु हैं, उनकी ट्रेडिशनल वैल्यू और उनकी डॉटर्स की जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं उन दोनों के बीच में क्लैश है। फिर सेकंड एक्ट स्टार्ट होता है जिसमें पीकू अमेरिका शिफ्ट होने के बाद उसके इमिग्रेंट एक्सपीरियंस और आइडेंटिटी के स्ट्रगल को एक्सप्लोर करती है। पीकू जब अमेरिका आती है तो वो कल्चरल शॉक और एलियनेशन का सामना करती है। मतलब उसके लिए यूएस का कल्चर काफ़ी ज़्यादा अलग है, उसके लिए यूएसए एक अनजान जगह है। और पीकू अपनी इंडियन आइडेंटिटी और वेस्टर्न फ्रीडम के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। उसके लिए ये चीज़ काफ़ी चैलेंजिंग है। पीकू अपनी शादी जय से करती है जो एक इंडियन इमिग्रेंट है, और उनकी शादी इनिशियली इमोशनल स्टेबिलिटी देती है, लेकिन जल्दी ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है क्योंकि उन दोनों के कल्चरल अलग थे, उन दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंसेस थे। जय ज़्यादा ट्रेडिशनल है जबकि पीकू अपनी इंडिपेंडेंस चाहती है। पीकू का एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल बढ़ता है जब वो अपने पास्ट इंडिया और अपने प्रेजेंट अमेरिका के बीच उलझन महसूस करती है। वो दोनों जगह पर अपने आप को फुल्ली बिलोंग नहीं करती। ना इंडिया में वो अपना घर अपनी फैमिली के साथ रहना चाह रही थी, और अमेरिका में अपनी नई लाइफ के साथ भी वो स्ट्रगल ही कर रही है। पीकू अपनी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी कंफ्यूज है, फ्रस्ट्रेटेड है। उसके लिए ये सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि वो दोनों कल्चर से अपनी आइडेंटिटी की खुद की डेफिनेशन चाहती है, परफेक्ट। ये चीज़ दिखाती है कि एक इंसान कैसे दो अलग अलग वर्ल्ड के बीच में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन अभी भी उसको अपनी आइडेंटिटी जो है उस चीज़ को समझना ज़रूरी है। अब एक्ट 3 की बात करते हैं। तो पीकू जो है वापस इंडिया चली जाती है। इस एक्ट में पीकू अपने फादर की इलनेस की वजह से इंडिया लौटती है, जहां पुरानी फैमिली टेंशन सरफेस होती है उसके दिमाग में। पीकू को अपने पास्ट को कन्फ्रंट करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। पीकू जब अपने फादर के बीमार होने पर इंडिया लौटती है तो वहाँ पर पुरानी टेंशन निकल रही होती है, सामने आ रही होती है उसके।
फैमिली के जो सीक्रेट्स थे जो पहले छुपाए गए थे, अब वो सब ना रिवील हो रहे होते हैं। पीकू के वापस आने पर बासु फैमिली का एक डार्क सीक्रेट सामने आता है। ये पता चलता है कि बाबा का जो ऑथोरिटी वाला कंट्रोल काफ़ी इंटेंस था और उनके कंट्रोल ने फैमिली में हर किसी को अफेक्ट किया था। ये भी पता चलता है कि पीकू के चाइल्डहुड में जो ट्रॉमास थे वो उसके डिसीजन और लाइफ को कैसे शेप करते हैं। दोस्तों, अब इन सीक्रेट्स के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सीक्रेट्स ना दुनिया के सामने आ रहे थे, मतलब कि जो फैमिली के आउटसाइड थे उनके सामने आ रही थी ये चीज़ें। जैसे कि जो मिस्टर बासु थे वो कैलकाटा में कितने रिस्पेक्टेड फिगर थे, लेकिन वो अपनी ही बेटियों पे इतने ट्रेडिशनल, इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, रूल्स जो है वो थोप रखे थे। उन लोगों को फ्रीडम नहीं देते थे। वो जो उनका ट्रीटमेंट था वुमेन के साथ, वो चीज़ उनकी बेटियों पे एक इमोशनल स्कार जो है छोड़ जाती है। पीकू का चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जैसे कि उसके फादर उसे कंट्रोल किया करते थे, उसके मैरिज डिसीजन को। वो स्पेशली जो पीकू है वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। उसके जो फादर थे वो फिज़िकली तो वहाँ प्रेजेंट थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बेटियों को इमोशनली सपोर्ट नहीं किया होता है। इसी वजह से पीकू जो है इंडिया छोड़कर यूएस से शिफ्ट हो जाती है। और जैसे कि दूसरा तीसरा सीक्रेट ये था कि जो पीकू की मैरिज थी जय के साथ, वैसे तो जय बहुत ही अच्छा, लविंग, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड लग रहा था, लेकिन फिर भी जो पीकू का पास्ट है, तो उसके खुद के अपने इश्यूज थे, वो एक इमोशनल बैगेज बन के उसके साथ चल रहे थे, जो उसकी शादी में रुकावट डाल रहे थे। दोस्तों, अगर मिस्टर बासु अपनी बेटियों के साथ अच्छे से बिहेव करते, उन्हें थोड़ी सी इंडिपेंडेंस देते, तो पीकू के मन में ये शायद चीज़ नहीं आती कि जो उसका हस्बैंड है जय, वो भी उसको कंट्रोल कर रहा है। कि जय एक लविंग हस्बैंड था, उसकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी वो उसके लिए स्पेशल थी। पीकू उस चीज़ से डिससेटिस्फाई हो गई कि ये तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रखता है। अगर उसके फादर ने, अगर उसके पास चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं हुआ होता उसके साथ कुछ भी ऐसा, तो वो शायद ऐसी सोच रखती ही नहीं। ये जो मुक्ति है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ रखती थी ना, कि फैमिली की ऑनर और फैमिली की वैल्यूज़ को वो संभाल कर रख रही है, उस चीज़ ने उसको इंटरनल फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। वहीं पे जो तिथि थी, जो हर बात पे ट्रेडिशनल नॉर्म्स पे क्वेश्चन किया करती थी, वो अपने इमोशंस को छुपाने लग गई थी। अपने इमोशनल के साथ वो भी स्ट्रगल कर रही थी और वो अपनी फैमिली के इस रिस्ट्रिक्टिव कल्चर से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड भी थी। और फिफ्थ सीक्रेट था बाबास, मतलब मिस्टर बासूस पास्ट रिलेशनशिप विद राजन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो राजन है वो पीकू का पास था, जिसका एक कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन रहा है बासु फैमिली के साथ। उसकी ये जो प्रेजेंस है स्टोरी में एक डार्क सीक्रेट लाती है मिस्टर बासु के पास्ट का, जो कि एक टेंशन क्रिएट करता है बासु फैमिली में। क्योंकि जो मिस्टर बासु थे वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड वाले अपराइटेड फिगर थे, जो उनकी इस इमेज को थ्रेटन करता है। सिक्स पॉइंट ये है बाबास मिस्टर बासूस हिडन गिल्ट। पता चलता है कि जो मिस्टर बासु थे वो गिल्टी फील कर रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी बेटियों के साथ ऐसा बिहेव किया था, स्पेशली अपनी बड़ी बेटी पार्वती के साथ। लेकिन उन्होंने ये गिल्ट कभी फुल्ली एक्सप्रेस नहीं किया किसी के साथ। उनकी जो प्राइड, उनकी जो ईगो थी, वो बीच में आ जाती थी उन्हें रियलाइज़ करवाने में कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। आसू फैमिली के अंदर दिखाया गया है कि कितना फिजिकल और साइकोलॉजिकल अब्यूज़ था फैमिली के अंदर मिस्टर बासु की साइड से। इस वॉयलेंस का ओपनली डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन जो साइलेंस है जो सराउंड करती है इस वॉयलेंस के आसपास, ये दिखाती है कि उन लोगों के ऊपर, उनकी बेटियों के ऊपर कितना एक इमोशनल बैगेज था जो उन्हें अब तक इफ़ेक्ट कर रहा था इतने सालों बाद भी। अब बात करते हैं एक्ट 4 की, जो कि फाइनल एक्ट है। पहले बात करते हैं पार्वतीज क्राइसिस, जो वो ट्रूथ उसकी मैरिज का जो वो फेस कर रही थी। पार्वती अपने मेजर पर्सनल क्राइसिस से गुजर रही थी, जो कि उसकी शादी, जो उसकी शादी थी जय के साथ, उसको इफ़ेक्ट कर रही थी।
पूरे नॉवल में दिखाया है कि जो पार्वती की शादी है उसमें एक गैप है, उसमें एक चैलेंज है, एक बैरियर है, क्योंकि कल्चरल डिफरेंस है। पार्वती का खुद का पर्सनल ट्रॉमा है जो उस रिलेशनशिप को चलने नहीं दे रहा है। पीकू पार्वती जो है फाइनली कन्फ्रंट करती है कि उसके और जय के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस है, एक दूरियां हैं, और उसने ये महसूस किया है कि इतने सालों में वो दोनों अलग अलग और होते जा रहे हैं। वो थोड़ी मॉडर्न टाइप की है और जय जो है ट्रेडिशनल माइंडसेट रखता है। वो शादी में ट्रैप महसूस कर रही है। उसको रियलाइज़ होता है वो जो अपनी फैमिली को और अपने हस्बैंड को खुश करने की कोशिश कर रही है इतने टाइम से, वो इस सब में अपने खुद के डिज़ायर्स को भूल चुकी है। ईगो कन्फ्रंट करती है अपनी फादर की लेगेसी को। उसके फादर मिस्टर बासु की जब डेथ होती है तो वो बोलती हैं कि उसके फादर एक ऑथोरिटेटिव फादर थे, अथॉरिटी रखते थे, कंट्रोल करते थे और फोर्स करते थे उसकी बहनों और उसको कुछ ऐसे डिसीजन लेने के लिए जो उसको पसंद नहीं थे। ये चीज़ उसको अफेक्ट करती थी साइकोलॉजिकल और इमोशनली। पूरी नॉवल में दिखाया है कि मिस्टर बासु कितने कंट्रोलिंग थे, कितने स्ट्रिक्ट थे। इसकी वजह से उनकी बेटियां स्ट्रगल कर रही थी। उनकी बेटियों के दिमाग में कुछ पास्ट ट्रोमास थे जो बैठ चुके थे। पार्वती बताती है उसके फादर के फ्लॉज के बारे में। वो बताती है कि जो उसके फादर थे वो सिर्फ कल्चर प्रिजर्वेशन के नहीं, बल्कि उनके जो खुद की ओन डीप इनसिक्योरिटीज़ थी, जो उनकी कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, उसकी वजह से पार्वती को परेशानी हो रही है, उसकी वजह से पार्वती स्ट्रगल कर रही है। और उसकी बहनें, इस सब मिस्टर बासु ने उन लोगों पे एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्कार्स छोड़ दिए हैं। और इस नॉवल की फाइनल स्टेज में पीकू जो है कुछ चॉइसेस को फेस करती है जो उसके फ्यूचर को डिफाइन करते हैं। पे दिखाया गया है कि क्या पीकू अपने फैमिली के ट्रेडिशनल कल्चर को एक्सेप्ट करती है या फिर अपनी खुद की पावर को, अपनी खुद की सोच को, उसको रीडिफाइन करती है, अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाती है। क्लियरली नहीं बताया गया है। बताया गया है कि पीकू को अपनी खुद की आइडेंटिटी रिक्लेम करने की ज़रूरत है। उसे ज़रूरत है अपनी जो फादर की लेगेसी की चेन से वो बंधी हुई है उससे आज़ाद होने की, उस नियमों से आज़ाद होने की। पीकू की जर्नी एक एम्पावरमेंट पे बेस्ड है, जहाँ पे उसे अपने पास्ट को भुलाकर अपने फ्यूचर को रीडिफाइन करना पड़ेगा। एंड में दिखाया गया है, एक क्लियर कट तो रिजोल्यूशन नहीं दिखाया गया है कि पीकू जो है अभी भी जय के साथ है या फिर उसने एक नया पाथ जो है अपने लिए चूज़ कर लिया है, लेकिन एक सिग्नल दिया गया है कि पीकू को एक सेंस ऑफ क्लोजर मिला है खुद से। उसने अपनी फैमिली के सामने सब कन्फ्रंट कर लिया, उसके जो इमोशनल स्कार्स थे, जो उसके दिमाग में जितनी भी फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, उन सबको बाहर निकाल दिया है। कि फैमिली के जो डायनामिक्स थे वो कभी फुल्ली रिजॉल्व तो नहीं हो पाए, लेकिन जो टेंशन है उसकी सिस्टर्स के बीच में, स्पेशली मुक्ति तिथि के बीच में, क्योंकि उनकी चॉइसेस ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन पीकू एक इमोशनल ग्रोथ और उसकी जो विलिंगनेस है एम्पावरमेंट की जो इनर स्ट्रेंथ है, चीज़ का उससे रियलाइज़ हुआ है। दोस्तों, हमने उज्जवल की तो बात की ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उज्जवल को एक बंगाली बिजनेसमैन के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है इस नावल के अंदर, जो कि बासु फैमिली के काफ़ी ज़्यादा करीब है। उज्जवल की इंट्रैक्शंस जो हैं बासु डॉटर्स के साथ, स्पेशली पार्वती के साथ दिखाई गई हैं, जो इमोशनल स्ट्रगल्स कर रही होती है। ये सिंबलाइज करती है ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक बंगाली वुमेन के ऊपर जो थोपी जाती है, उस चीज़ को। पीकू के जो डिज़ायर्स हैं इंडिपेंडेंस के, वहीं पे फैमिली चाहती है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो करे। तो जो उजल के साथ उसका इंट्रैक्शन होता है वो कुछ अनरिजॉल्व इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स लाता है। उजल जो है प्रेजेंट करता है एक लिंक पीकू के पास्ट की, स्पेशली उसके ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स थे वुमेनहुड के, कैसे पीकू उन सब से एस्केप करना चाह रही है। उज्जवल का ये भी रोल रहा है कि जो डार्क सीक्रेट थे मिस्टर बासु की फैमिली के, से वो बंधा हुआ था। उसने कभी भी उनके बारे में किसी और से जिक्र नहीं करा है।
वो सिर्फ उसकी और पीकू की फैमिली के बीच में ही थे। ओजल इस नॉवल में रिप्रेजेंट करता है एक ट्रेडिशनल और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को, मतलब कि अरेंज मैरिज को। इस नॉवल के अंदर खुल के चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन इतना दिखाया गया है कि कैसे एक ट्रेडिशनल फैमिली जो हैं, जिनके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, उनके घर में 3 बेटियां हैं जिनके कुछ मॉडर्न ख्यालात हैं। उनकी बेटियां अगेंस्ट हैं क्योंकि जो फैमिली है वो स्ट्रिक्ट है। दोस्तों, हर चीज़ को समझाने का तरीका होता है, लेकिन इस नॉवल में शायद ये दिखाया गया है कि मिस्टर बासु उन्हें इमोशनली और शायद फिज़िकली कितना ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे थे, जो कि उनकी बेटियों को इतना इफ़ेक्ट करा है। ये शुरुआत उनके बचपन से हुई थी, लेकिन ख़त्म अभी तक नहीं हुई थी। अभी तक, जब तक उनकी शादियाँ नहीं हुई थी, अब तक वो लड़कियाँ, उनकी बेटियाँ स्ट्रगल कर रही थी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।